हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि मैं नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें मैंने टॉपिक्स बता रखे थे। फिज़िक्स का है ये, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें मैंने टॉपिक्स बता रखे थे, कितने टॉपिक्स हैं एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख लीजिए, ये टॉपिक्स हम बारी बारी करके कवर करवाएंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस बार के सिलेबस में हैं जो कि CBSE ने रिलीज़ किया है। ठीक है, 2022 टू 2023 तक का सिलेबस है ये। ठीक है, मतलब ये यहाँ तक का सिलेबस 1 साल का सिलेबस का है। फिज़िक्स का चैप्टर वाइज सिलेबस है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जो कि फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है हमारा फर्स्ट बुक का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स दिखाए हैं उसको हम कवर करते चलेंगे और जो जो है इस बार के सिलेबस में केवल उतना ही पढ़ेंगे, उसमें टिक लगाते हुए चलेंगे जितना कंप्लीट हो जाएगा। आज देखिए कितना कवर हो पाता है, कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है, मतलब पहला जो पूरी बुक है वो पूरी बुक बात करती है चार्जेस के ऊपर। चार्जेस के ऊपर पूरी की पूरी एक बुक पूरी चार्जेस के ऊपर घुमा फिरा के चार्जेस के बारे में बात करेगी। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे पहले चैप्टर, मतलब पहला पूरी जो बुक होगी और जितने पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी कई ज़रा मतलब पार्ट हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला चार्ज एट रेस्ट पे। हम जितनी भी पढ़ाई करेंगे चार्ज पे वो जो है रेस्ट पे होने वाली है, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा उस समय पे। तो उस पढ़ाई को जहाँ करेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में जो चार्ज होगा वो मूव नहीं कर रहा होगा, वो एक पोजीशन पे होगा। ठीक है, और सेकंड देखते हैं, हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो मैग्नेटिज्म होगा। इसमें क्या होता है, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इसमें जो है चार्ज मूव करता है अपना, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। अब इसमें क्या होता है, चार्ज जो है मूव तो करता है पर कांस्टेंट स्पीड से नहीं। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसी की वजह से वे वेव क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमको लाइट दिखती है, एक्स रेज जो होते हैं ये दिखते हैं। ये क्या होता है, ये जो है कांस्टेंट स्पीड नहीं होता है, कभी एक्सेलरेशन होता है, कभी रिटार्डेशन होता है। मतलब कभी इनकी स्पीड कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इसी की वजह से ये वेव्स निकालती हैं, जो एक्सरे वेव्स या फिर लाइट होती है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द नेम इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये इसका जो कहाँ से आया है, ये ग्रीक से आया है। इसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन वर्ड, मतलब ये जो है इसका मीनिंग जो होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी आया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग देखिए, ELEKTRON है, इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, मीन्स अंबर। अंबर क्या होता है, एक छोटा सा पत्थर समझ लीजिए, छोटा सा पत्थर। वो क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पे रब करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि दूसरे कोई भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ से। ठीक है, तो वो एक तरीके से फील्ड में अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा चिपकाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि ये है, तो जैसे मान लो ये एक अंबर पत्थर, ये एक अंबर पत्थर, जो ऐसे पहनते हैं जनरली, मतलब पहनते नहीं है, जैसे रिंग पहनते हैं उसमें जो पत्थर होता है वैसे ही होता है अंबर पत्थर। ठीक है, वेट, वो ऐसे ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया वो कैसे होता है। तो उसको क्या करते हैं, जब हम उसको रब करते हैं, मतलब किसी बॉडी पे रब करते हैं, उसके अंदर कुछ आ जाती है, कोई प्रॉपर्टी आ जाती है। उससे क्या करें, जैसे इसके अंदर हम रब किए, अंबर पत्थर है, हम इसको ऐसे से रब किए। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये क्या करेंगे, इसको पास में ले जाएंगे तो एक उसका फील्ड क्रिएट हो जाता है, इसका फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसको अट्रैक्ट करता है। तो वो पावर कहाँ से आई, वो पावर आ गई हमारी फील्ड से। अब उसको उसकी मतलब इस चीज़ के पहले, इसको डिस्कवरी के पहले हमारे पास ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका था। लेकिन ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग सकता था क्योंकि इसके पास आप खुद देखिए रब करने पे ये प्रॉपर्टी आ रही है। इसके पहले इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं थी कि इसको अट्रैक्ट कर सके। तो ये ग्रेविटेशन नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेविटी तो हमारे अंदर मतलब परमानेंट होती ही है ना उतनी। तो ऐसा थोड़ी पकड़ खींचना पड़ रहा है, कुछ ऐसा वैसा उसके अंदर प्रॉपर्टी रहती है, उसको रब नहीं करना पड़ता, तो वहाँ फेल हो जाता है ये चीज़। तो हमको एक स्पेशल टर्म देना पड़ा, चार्ज। ठीक है, अब चार्ज भी जब जैसे कि अगर ये पत्थर है, इसको ये अंबर पत्थर, इसको हम रब किए,
ये एक दूसरा अंबर पत्थर, इसको भी रब किए। अब हम जब दोनों को टच करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये दोनों रिपल्सन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो जो हमारा चार्ज हुआ, मतलब ये इसके अंदर जो फील्ड आया है, ये फील्ड फोर्स जो आया है, ये अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपल्सन मतलब कि अट्रैक्ट भी कर रहा है, और ये दोनों दूर भी जा रहे हैं। तो मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर। तो अब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको? चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ऐसा होता कि केवल अट्रैक्ट करता या फिर रिपल्सन करता तो हमको इसको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चार्ज को कैसे डिवाइड किया गया, अब बात आपको पता चल गई कि क्यों डिवाइड किया गया। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमको डिवाइड करने की। डिवाइड करना ज़रूरी था क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कभी वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है अट्रैक्शन की, कभी रिपल्सन की शो कर रहा है। तो हमारी दोनों की ज़रूरत कौन पूरी कर रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब दो हो गया। अब क्या है? ठीक है, तो चार्ज समझ में आ गया, ये कैसे अट्रैक्शन पहले कर रहा था, उसके बाद फिर रिपल्सन भी कर रहा था। तो ये जो है हमको पॉजिटिव नेगेटिव देना पड़ा। अब ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव आया कहाँ से। अब ऐसा हुआ जैसे कि ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसको रब कीजिए, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। एक बार अगर इसको अट्रैक्ट कर ले रहा था, उसके बाद अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट के पास ले जाए तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। मतलब कि हम कुछ चीज़, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, हम दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो हमारा इसका जो नेट हो जा रहा है वो ज़ीरो जा रहा है, मतलब कैंसिल हो जा रहा है। तो ऐसा जो है साइंस में पॉसिबल नहीं है कि हम कोई दो चीज़ को मिलाएं और वो कुछ ना मिले, सब कैंसिल आउट हो जाए। तो ये चीज़ मैथ्स में पॉसिबल है। जैसे कि अगर हम +5 करें और -5 करें तो इसका आंसर 0 आ जा रहा है। -5 करें +10 करें तो इसका आंसर -10 करें और +10 करें, इसका आंसर 0 आ जा रहा है। मतलब कि जितना हम जोड़ रहे हैं उतना घटा ले रहे हैं तो हमारा ये आ जा रहा है। और ये दोनों जोड़ रहे हैं, हम दोनों जोड़ रहे हैं, तो क्या आंसर आ जा रहा है? हमारा 0 आ जा रहा है। तो इसीलिए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ा। अब ये बात समझ में आ गई कि चार्ज क्या होता है। चार्ज फील्ड है एक तरीके का, मैंने बताया कैसा, और अंबर पत्थर से आया, कैसे आया वो भी मैंने बताया। और चार्ज के दो जो है, चार्ज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्यों किया गया ये भी मैंने बताया। और किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ठीक है, शायद छोटी छोटी बातें पर ये इंपॉर्टेंट है। आप जिसको छोटी चीज़ें जैसे लर्न कर लीजिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, हम लेके चलेंगे। तो उसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। सी का मतलब होता है कूलाम। सी का मतलब होता है कूलाम। -19 कूलाम है। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वार्क, ये क्या होता है कि इसके भी जो इलेक्ट्रॉन, मैंने भी बोला कि सबसे यूनिट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पर और भी चीज़ें अब खोजी गई हैं। क्वार्क जो होता है वो इससे भी स्मॉल होता है, पर क्वार्क को हम जनरल स्टडी में नहीं लेते हैं क्लास 11-12 की, लेकिन वो भी होता है, पर हम उसको स्टडी में नहीं लेंगे। हम जे नीट लेवल पे अभी स्टडी नहीं करते हैं, वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बस हो जाती हैं, डिस्कवर हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, क्वार्क वगैरह जो होता है, मास होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसको देख लीजिए 9.1 × 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। और जो प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन इज़ 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इतने टाइम्स प्रोटॉन हैवियर है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए देखा करिए जब कहीं पर भी मूव होता है तो प्रोटॉन मूव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। मतलब जैसे कि ये रहा न्यूक्लियस, इसको मान लेते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो जब हम हीट देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और ये जो प्रोटॉन होता है हमारा वो लैटिस बनाता है, मतलब वो स्ट्रक्चर बना लेता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो मूव कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये देख लीजिए ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टाइम प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल जाएगा। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वो होता है जिससे हम चेक करते हैं कि किसी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट। बस गोल्ड लीफ इतना करता है। अब क्या करता है, जैसे कि इसमें देख लेते हैं, इसमें ये गोल्ड लीफ जो पतली सी एकदम फॉइल होती है गोल्ड की, उसको हम लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको डिप करते हैं, एक जार में बंद कर देते हैं, जार से ये मेटेलिक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और ये मेटल वाला सरफेस रखते हैं। ठीक है, अब जिस बॉडी हमको चेक करना है उस बॉडी को लेके जाते हैं और पहले से हम इस पर पॉजिटिव चार्ज दे रखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पर पहले दे रखेंगे, और जब हम यहाँ पे अगर कोई चार्ज बॉडी लेके आएंगे, अब अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ
तो ये चीज़ यहाँ जब यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ अंदर आएगा और ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो और ज़्यादा रिपेल कर जाएगा। अगर ये फैल गया तो हम समझ जाएंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कुछ नहीं हुआ तो समझ जाएंगे इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और अगर नेगेटिवली चार्ज हो तो ये दोनों सिकुड़ जाएंगे, ये जो है ना ये सिकुड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, ये जो इसको लेंगे लीफ को, इसको बीच से कट कर लेते हैं। अगर ये बीच में सिकुड़ गया तो हम समझ जाएंगे इस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये फैल गया तो हम समझ जाएंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर ग्रीन लीफ मतलब गोल्ड लीफ पे हम क्या डालेंगे, हम पॉजिटिव चार्ज पहले से ही डाल के रखेंगे। ये मेटेलिक सरफेस होता है, ये भी मेटेलिक सरफेस होता है। ये ग्लास का कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ग्लास का ले सकते हैं जार, और उसी के अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अभी हमारी क्या चीज़ कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टर्म है बताना ज़रूरी है वरना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है, जैसे गर्मियों की छुट्टी में मतलब गर्मियों में बेसिकली देखे होंगे जब कपड़ा रगड़ खाता है हमारी बॉडी से तो वो उसमें कुछ अट्रैक्शन फील होने लगता है, बस उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। किसके, कपड़ा चिपकने को बोलता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसी वजह से वो अट्रैक्ट कर जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, हम चार्ज इससे छोटा चार्ज नहीं होगा, ये तो मैंने पहले बता दिया। इलेक्ट्रॉन को चार्ज से नहीं निकाल सकते, मतलब ये सोचा कि ये जो इसके अंदर चार्ज माइनस चार्ज होता है हम इसको निकाल दें और इसके ई को निकाल दें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, चार्ज को निकाल दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और चार्ज सबके पास है पर नेट चार्ज 0 है। हमारे जो ये वर्ल्ड है इसका नेट चार्ज, हमारी जो मतलब जो पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 है। एक बात ये बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव भी चार्ज हैं, इसीलिए इसका नेट चार्ज हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं मेटल की। अब मेटल में हम इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं वो बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालते कैसे हैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक एटम है, ठीक है, ये एक इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं, इसके अंदर ये जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। हम इसके अंदर जब हीट देते हैं, हीट टेम्परेचर देंगे तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन को दे देगा, बाहर दे देगा, बस यही होता है हमारा। और इसके अंदर और इन डेप्थ में समझना हो तो ऐसा समझ ले, क्योंकि इसके पास एनर्जी उतनी नहीं होती है, इससे एनर्जी लिए होता है, इसलिए इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। इसको एनर्जी तब मिल जाती है जब हम उसको हीट करते हैं, तो इसको एनर्जी मिल जाती है। जब इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो ये आराम से निकल जाएगा घूमते फिरते। ये मेटल का केस है, मेटल में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलते। मैंने कहा जल्दी नहीं निकलते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा नहीं निकलते हैं, निकलते हैं, ठीक है। अब निकलते हैं इसके अंदर कैसे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देने पे, बहुत ज़्यादा हीट देने में इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाउंडेड होता है, बहुत ज़्यादा बाउंडेड होता है, नहीं निकल पाते जल्दी से, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती अगर हम देने की कोशिश करेंगे तब जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कभी कभी आपने स्पार्क देखा होगा, स्पार्क मतलब कहाँ पे, एयर में। जैसे मैं बताता हूँ, जो स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्पार्क देखते हैं। तो एयर जो होता है हमारा वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। एयर जो होता है उसमें मतलब वो बिजली फ्लो नहीं कर सकती, मतलब कंडक्टर नहीं है, तो इंसुलेटर होगा बेसिकली वो। लेकिन वहाँ भी अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो और बहुत ज़्यादा पास में रखेंगे हम, तब वहाँ पे बटन दबाने पर भी वहाँ पे स्पार्क क्रिएट हो जाता है। वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, इस वजह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ चार्ज। कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या है, सेमी कंडक्टर। अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर जो कंडक्ट करा दे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इसके अंदर, कंडक्ट करवा देते हैं। इंसुलेटर में कंडक्ट नहीं करवाते हैं, ठीक है। और कंडक्टिविटी ये होती है इसके बेस्ट कंडक्टर को फाइंड करने के लिए। जैसे हमको अगर दो चीज़ों की कंडक्टिविटी दे रखी हो तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो ये मतलब अच्छा कंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी कम है तो ये मतलब अच्छा नहीं है, इसके कंपेयर में अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाता, एनर्जी को कंडक्ट नहीं करवा पाता है। अब इसको अच्छा कंडक्टर है कि नहीं है उसको जानने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं। इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इट कैन विथस्टैंड बिफोर इट ब्रेक डाउन एंड बिकम कंडक्टर। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी एयर का बताया, मैंने अभी एयर मतलब कि एयर में कभी कभी स्पार्क देख लेते हैं, तो अगर इससे ज़्यादा हम
इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दे पाएँ, इलेक्ट्रिसिटी उसको दे पाएँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पाएँ एयर में, तो वहाँ स्पार्क हो जाएगा। और जनरली कभी कभी हो जाता है, कभी कभी स्विच ऑन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्पार्क हो जाता है, तो वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाहर चली जाती हैं चीज़ें, तब हो जाता है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर रहेंगी तो वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, पूरी तरह से नहीं कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन हल्का फुल्का कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। कब? जब हम उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से आगे चले जाएंगे तब, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर, ये इतना है, ठीक है। इसका देख लीजिएगा एक बार, ये मैंने बता रखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जब ऐसे स्विच होती है, जब उसको ऑन करते हैं तो कभी कभी स्पार्क क्रिएट कर देता है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देंगे इसके अंदर से तो ये इसके अंदर स्पार्क क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने वही बता रखा है इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब पता करना है हमको कि इन दोनों में से इसको मानते हैं एक इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, दो इंसुलेटर हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मतलब +2 कूलाम चार्ज दे देंगे, इसके अंदर +4 कूलाम, +6 कूलाम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको। तो हम जो है इतनी ज़्यादा चार्ज देने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। और इसको इतने सारे चार्ज देने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर है, जिस पे हम ज़्यादा फोर्स लगा के, मतलब जिस पे ज़्यादा चार्ज दे के हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर है। और इस पे तो ये कम पे ही टूट जा रहा है, कम पे ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे रहा है, तो ये कम अच्छा इंसुलेटर है, ये ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर है। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर जैसे जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं। जब इनका टेम्परेचर हम लो कर देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेंगे। अगर इसका टेम्परेचर अगर हम हाई कर देंगे तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। मतलब लो करेंगे टेम्परेचर तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएंगे, और ये इसको हाई कर देंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। बस वही चीज़ें हैं, घुमा फिरा के सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, मतलब कि जैसे कि हमको पता है क्लास 10th में हम लोग इतना तो जानते हैं, किसी वायर के अंदर हमारे अंदर रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है, वो जो है करंट को रोकती रहती है, रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर। जैसे कि सारी चीज़ें जो है रेजिस्टेंस ही हैं, जो कि लगती है, जैसे बल्ब हो गया या फिर फ़ैन हो गया, रेजिस्टेंस है। तो उसके अंदर वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो उसकी रोक रखता है, मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन को बहने नहीं देता, फ्लो नहीं करने देता, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो करने नहीं देता है, वह होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये जो है सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई भी रुकावट बीच में नहीं होगी। नॉर्मल वायर में रुकावट होती है, वो जो है थोड़े से किसी चीज़ की वजह से वो अंदर रेजिस्टेंस होता है, इसी वजह से वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते हैं, तो वो आराम जाते हैं, मतलब कि थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ी दूर पे ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं जा पाते हैं, मतलब वो फ्लो नहीं रह जाता है उनका। लेकिन इसमें जो होता है पूरा फ्लो शुरुआत से लेकर एंड तक दोनों सेम होता है सुपर कंडक्टर की तरफ। ये मरकरी होती है 4.2 केल्विन के नीचे जब टेम्परेचर जाएगा तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। कौन सा एलिमेंट, मरकरी, याद रखिएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ये सारी बातें जो हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर ही हो रही है, उससे इन डेप्थ में बात हो रही है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज अच्छे से बता दिया, उसके अंदर की बात हो रही है, ठीक है। अब रबिंग क्या बताया मैंने, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के मेथड क्या हो सकते हैं। रबिंग या फ्रिक्शन हम कह सकते हैं, जैसे हम कंघी करते हैं ना, कंघी करते हैं तो जो ड्राई हेयर होते हैं तो उसमें जब हम ऐसे कंघी करते हैं तो उसके अंदर कुछ चिपकने के एक वो आ जाता है, जैसे कि ये कंघी है, ठीक है। मैंने ऐसे बाल को अपने टच कराया, उसके बाद अगर ये छोटे छोटे पीस ऑफ इसके पेपर के मैंने पीस रख लिए, उसके पास ले जाऊँगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो बाल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करके इस बॉडी पे आ जाएंगे, उस कंघी पे आ जाएंगे, और उस कंघी पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसी से आता है हमारा चार्ज हो जाती है बॉडी। जैसे ये कंघी है, कंघी को हम बाल से रब करेंगे तो ये बॉडी हमारी नेगेटिवली मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी, ये तो चार्ज हो जाती है, इसलिए अपनी तरफ खींच पाती है। अब क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, या तो हम ऐसा करें कि कोई चार्ज बॉडी हो, जैसे कि अगर ये चार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी को इससे टच करा दे तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे, इसकी कुछ चार्जेस जो बॉडी चार्ज है इसके अंदर, ये कुछ इसके अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो बस
ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। तो इसी तरह से ये तो चार्ज पहले से ही था, ये भी चार्ज हो गया। तो बस वही है, 10 इलेक्ट्रॉन मान लो अगर इसमें है, इसमें टच कराया तो इसमें मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो बस ये दोनों के दोनों चार्ज हो जाएंगे। ये न्यूट्रल था पहले, ठीक है, बस वही बात है। अब बात करते हैं इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन वो होता है, एक पहले हम स्फीयर लेंगे, ठीक है, इसको मैं इस पर बताता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक स्फीयर लेते हैं, वो एक न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है, न्यूट्रल स्फीयर है। इस पर कुछ नहीं, इसका नेट चार्ज 0 है, ठीक है, नेट चार्ज 0 है, ठीक है, जितने मतलब पॉजिटिव उतने नेगेटिव भी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर लेके आते हैं हम, कौन सा चार्ज लेते हैं, हम जिसका एग्जांपल है उसी के लेते हैं, माइनस चार्ज लेते हैं। ले प्लस भी सकते हैं, उसका भी सेम ही होगा, उसका भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, चलिए हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ले लिए, ऐसा नहीं लगे ना कि हम गलत पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ गलत चीज़ें, ठीक है, ये पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव ले लेंगे तो हमको पता है इसके अंदर नेट चार्ज 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो के दोनों है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो के दोनों है, लेकिन ये इसका नेट चार्ज 0 है। तो इसके अंदर जब हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये इसको जनरली इसको अपनी तरफ खींच लेगा, किसको, नेगेटिव चार्ज को, तो अपनी तरफ इधर खींच लेगा। अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इसलिए इधर आएंगे क्योंकि मतलब इधर आएंगे नहीं, बेसिकली जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो उस साइड चले जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा बच जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, और ये जो है ये पैड है, इंसुलेटर का है, मतलब कि ये प्लास्टिक का समझ लिए, बस हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मेटालिक वायर को कनेक्ट करा देंगे यहाँ से अर्थ पे। अर्थ के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम है कि अर्थ जो है अगर कंडक्ट कराएंगे हम किसी बॉडी को तो वो उसके अंदर जाके न्यूट्रल कर देगा उस सब्सटेंस को। तो ये इसके अंदर जो है, अगर यहाँ से जो है अब नेगेटिव चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ से मतलब कि नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। नेगेटिव को तो ये ऑलरेडी पकड़ रखा हुआ है, ठीक है, अपनी तरफ खींचे हुआ है। अब ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज को जाके न्यूट्रल कर देगा। तो हमारी बॉडी जो है, अब जब हम इसको हटा लेंगे, और ये ऑलरेडी इसको नेगेटिव कर चुका है, मतलब कि नेगेटिव जाके इसको ऑलरेडी न्यूट्रल कर चुका है इन सबको, तो बचा क्या रहेगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बचा रहेगा, तो हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसे होती है बॉडी चार्ज इंडक्शन के थ्रू। और क्या रह गया, हाँ, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब कि जैसे कि एक सिस्टम में, जैसे ये एक सिस्टम है, इसके अंदर +2 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है। तो हम इसके साइन के साथ ऐड करते हैं, मतलब +2, ठीक है, +2 कूलम प्लस में -2 कूलम प्लस में +5 कूलम, ऐसे करके ऐड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा एक्चुअल में। और ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका एक फार्मूला भी है, Q = N, Q = N × में E। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, जो 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, माइनस, ठीक है। N क्या होता है, ये एक इंटीजर होगा, इंटीजर, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन कैसे, अब बताता हूँ ये होता क्या है। अगर कोई एक बॉडी से, इस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा रहे हैं चार्जेस, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स पे ही जाएंगे। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू होती है, मतलब इसी के मल्टीपल में जाएंगे, या तो एक जाएगा मतलब कि इतना ही जाएगा, या इसके मल्टीपल यानी कि 2 में जाएगा, मतलब इसका दुगना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका हाफ जाएगा या फिर 2/5 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, ऐसे जाएगा, इसी के मल्टीपल में जाएंगे। जैसे कि इसका मल्टीपल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी के मल्टीपल में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1.6 है तो 2.6 जाए या 1.4 जाए × 10⁻19, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में ही चार्ज इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला Q = NE। इस पर मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, इस वीडियो पे नहीं, अगले वीडियो पे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया नहीं हुआ है अभी। मैं बेसिकली ऐसे पढ़ाई दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने इस पर सिलेक्ट किया नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कम से कम आज 2 टॉपिक्स कम से कम कवर हो जाए, ठीक है। चार्ज डजंट डिपेंड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा हाँ, ये तो रही गया ना, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी। मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट, बस जानने के लिए इसका फॉर्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चार्ज जो होता है वो किसी भी, चार्ज जो होता है कभी भी स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि
जैसे अगर हम कोई मास को लेके चलते हैं, ठीक है, अगर मास को हम लाइट की स्पीड से अगर लेके जाएंगे, लाइट की स्पीड से लेके जाएंगे तो उसका कुछ मास वेरी कर जाएगा। पर अगर हम चार्ज को, जैसे 2 कूलाम चार्ज है, अगर हम उसको लाइट की स्पीड से भी लेके जाएंगे, मतलब ये ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड इसी से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो भी उसके बाद भी ले जाने के बाद भी जहाँ पे हम देंगे वो 2 कूलाम का 2 कूलाम ही रहेगा, चार्ज वेरी नहीं करता है। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक जो आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके पहले मैं जितनी कहानी बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बेस बनाती हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। भले से सीबीएसई ने एक एक टॉपिक को मेंशन नहीं कर रखा है, पर वो सारी बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चीज़ अब आगे रेलेवेंट होगा, जो चीज़ पढ़ानी ज़रूरी होगी या फिर आगे काम आएगा, बस मैं उतना ही बताऊंगा, पूरा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इतनी बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी तो इसलिए मैंने बता दी। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जान लेते हैं। एनहिलेशन क्या होता है? सर्वनाश, मतलब कि हम पेयर में गायब कर सकते हैं। कैसे? देखो, इन विच अ पार्टिकल्स एंड इट्स एंटी पार्टिकल्स कोलाइड एंड डिसअपेयर, रिलीजिंग एनर्जी एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिट्रॉन, सेम मास बट इक्वल अपोजिट चार्ज, इट वॉज फाउंड इन कॉस्मिक रेस। पहली बात, ये कॉस्मिक रेस में पाया जाता है। किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। क्या है वो? पॉजिट्रॉन है, ठीक है। इसका थ्योरी आया था 1928 में और 1932 में इसको डिस्कवर कर लिया गया। कैसे डिस्कवर कर लिया गया? मतलब कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। हम जब इसको मिलाते हैं तो ये हमको कॉस्मिक रेज देता है, ये गामा रेज जिसे बोलते हैं, और ये लॉट्स ऑफ एनर्जी हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करके ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये दो हमको मतलब कॉस्मिक रेज दे देता है, ठीक है, यही चीज़ है इसमें दिया हुआ है। हमको रेडिएशन दे देता है और ये गामा रेज होती हैं, ठीक है, ये गामा रेज दे देता है। और अब गामा रेज जो है मिल जाती हैं और ये जो है इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। अब ये देखिए पेयर में गायब हुआ इलेक्ट्रॉन और उसका पॉजिट्रॉन, उसका जो एंटी पार्टिकल, वो दोनों साथ में गायब हुए। तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब लॉस को ख़त्म कर रहा है, ये लॉस को वैलिड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल जो होगा पॉजिट्रॉन, उसके साथ जब मिला रहे हैं तब वो गायब हो जा रहा है, ठीक है। इसको 1928 में डिस्कवर किया गया और 1932 में मतलब थ्योरी दी गई 1928 में, और 1932 में इसको डिस्कवर कर लिया गया था, मतलब इसको प्रैक्टिकल करके देख लिया गया था। इसको एनहिलेशन बोलते हैं। ये टर्म आएगा क्योंकि ये इस बार में है, सीबीएसई ने प्रॉपर मेंशन कर रखा है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एनहिलेशन मतलब सर्वनाश, ऐसे लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा ज़रा अच्छे से। और जैसे मैंने पहले बता रखा है, इसका सब कुछ ये SL अरोरा में ऑलरेडी है, पर SL अरोरा का जो मेरे पास है PDF वो कुछ 150 MB का है, क्योंकि पूरा बुक है, ठीक है। मेरे पास सिंगल भी था लेकिन वो सिंगल मिल नहीं रहा है चैप्टर वाइज, वो 18-20 MB का था मेरे पास, लेकिन मिल नहीं रहा है। पर गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। बस मैंने थोड़ा सा रेलेवेंट पढ़ा दे रहा हूँ, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। और पेयर प्रोडक्शन, अब ये दूसरा चीज़ क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन। हम ये करेंगे कि हम सोचेंगे कि दो गामा रेज जो ये निकली थी रेडिएशन से, ये 2 गामा रेज को मिला के क्या हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? 2 गामा रेज को लेंगे और एक हैवी मेटल लेंगे, ये प्लैटिनम लिया हुआ है, ये हैवी मेटल होता है, ठीक है। हम दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे हमारा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक पॉजिट्रॉन मिलेगा। ये E+ का मतलब है पॉजिट्रॉन और E- का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते होंगे। तो हमारा कितना टॉपिक क्लियर हो गया? 2 टॉपिक क्लियर हो गए आज। हालांकि ये बहुत आसानी से क्लियर होती है कि 3-4 टॉपिक में क्लियर करवा देता, पर इलेक्ट्रिक चार्ज के पहले हमको काफ़ी कुछ जानना ज़रूरी था। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे चार्ज के टाइप हो गया, चार्ज कहाँ से आया, चार्ज आया ही क्यों, चार्ज की ज़रूरत ही क्या पड़ी, ठीक है, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हुई हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। कूलम्स लॉ है, ठीक है। ये जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कूलम्स लॉ है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रोबेबली ये वाला चीज़, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हम 3-4 टॉपिक कवर करवा पाएंगे। 5 टॉपिक हम ये अगले वीडियो में क्लियर करवा देंगे। और ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता दिए, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, जो चीज़ मैंने बताई हुई है सारी लाइन बाय लाइन दी हुई है। तो NCERT अगर जो बच्चा या फिर कोई भी अगर पढ़ा है NCERT उसके बाद ये वीडियो देखा है तो वो मेरे हर एक बात से रिलेट कर रहा होगा, जो भी मैंने बोली है वो सारी की सारी बातें मैंने बता दी हैं।
एकदम उसके हर एक लाइन को बता दिया है, क्योंकि एस एल ऑर्डर में क्लियर मेंशन है, क्लियर मेंशन है। पर इसके बाद जो टॉपिक होगा जो मैं पढ़ाऊँगा वो यहाँ से पढ़ाऊँगा। और मैं इस बार रिंग का इंटीग्रेशन वगैरह, मतलब ये मैंने काफ़ी ज़रा ये सब क्वेश्चन जो भी था मैंने काफ़ी कुछ ले रखा था, जैसे कि ये हो गया रिंग की वजह से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था पर अब इस बार के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। काफ़ी कुछ है, बहुत सारा पोर्शन मतलब कट कर दिया गया है, ठीक है। ये सब जितने भी रिंग के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से ये सब जो है कट करवा दिया गया है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल पे आ गया है, तो ठीक है। तो इस बार हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जितना आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें एनहिलेशन और मैंने एक और टर्म बताया था पेयर प्रोडक्शन, दो चीज़। एनहिलेशन मतलब सर्वनाश मतलब कि ऐसे समझ लीजिए, मतलब अच्छा रहेगा, समझ में आएगा चीज़ें। और पेयर प्रोडक्शन मतलब दोनों को मिला के हम फिर से वही चीज़, उसका रिवर्स प्रोसेस, सिंपल से इसी का रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे एफर्ट डाल दिया। मैं रात की रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें, जब सब लोग सो गए, ज़रा मैं लाउडली बोल नहीं सकता, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा के उसके बाद फिर मैं इसे क्वेश्चन अच्छे से लगवा दूँगा और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और ये वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेस सेट करता है। कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, अगर इतना वीडियो का आपने देख रखा है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का मास तक मैंने बताया हुआ है इस बार, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो हर चीज़ है अभी तक के लिए, नीट के पर्सपेक्टिव से तो ये पूरा इम्पोर्टेंट है। बाकी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस मैंने बता दिया है कहाँ से चीज़ें आई, वो अब आपको कुछ अलग नहीं रहेगा। फील जो होती है ना, फिज़िक्स की फील जो होती है कि कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। इतनी तो बता दी, दो टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया गया है, ठीक है। बाकी Q इज़ इक्वल्स टू एनी जो फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन रह गए हैं, ये अगले वीडियो में हम डाल देंगे 2-3 क्वेश्चन, जिससे मैंने फील दिला पाऊँगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिएगा, और मैं जल्दी ही डाल दूँगा, मैं कल डाल दूँगा, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।